एक जादुई ड्रैगन ने एक देवी को बुलाने की कोशिश की जो सुंदर भी हो और जिसके पास हीलिंग पावर्स भी हों। मगर देवी की जगह अचानक किम ओजान वहां आ गिरा। वो घबराया हुआ था, उसे लगा शायद वो मर चुका है और उसकी पिछली जिंदगी की यादें टूट टूट कर आने लगीं। वो सब मुश्किल साल जब वो वेटनरी की पढ़ाई कर रहा था, बार बार डांट खा रहा था, आखिरकार लाइसेंस मिला, फिर 3 साल कम पैसों में मेहनत की और साथ ही छोड़े हुए पालतू जानवरों की देखभाल भी की। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसने एक छोटी सी क्लिनिक तो खोल ली, मगर वो भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। कोई ग्राहक नहीं आते, नियन साइनबोर्ड की लाइटें भी बुझ चुकी थीं। एक रात ओजान बिस्तर पर पड़ा अपने कर्ज और बदहाली के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, और अगले ही पल वो खुद को एक गुफा में पाया। चारों तरह खजाना बिखरा था और एक चमकदार सा समनिंग सर्कल बना हुआ था। उसने फौरन समझा कि यह नर्क ही होगा। गुस्से में उसने पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ड्रैगन ने समझाया कि उसने उसे अपने पेट का इलाज करने के लिए बुलाया है। ओजान को लगा कि कोई डरावना राक्षस दिखेगा, मगर जब ड्रैगन ने अपने पंजे खोले तो अंदर एक छोटी सी कमजोर फ्रूट बैट सो रही थी जिसका नाम कैटलस था। ओजान ने उस निर्जलित दुबली चमगादड़ को देखा और फौरन प्रोफेशनल मोड में आ गया। उसने लक्षण और देखभाल के बारे में पूछा। ड्रैगन गर्व से बोला कि वह इसे 1 हफ्ते से पाल रहा है। जब ओजान ने पूछा कि क्या यह ठीक से खा रही है, तो ड्रैगन ने आत्मविश्वास से कहा कि वह इसे ताज़ा खून पिलाता है, क्योंकि उसके ख्याल से बैट्स की पसंद बहुत रिफाइंड होती है। ओजान का तो सिर घूम गया। उसने सिर नीचे झुकाया और समझ गया कि यह वही किस्म का पालतू मालिक है जिसे उससे सबसे ज्यादा चिढ़ है, जो अपने पेट के बारे में कुछ जानता ही नहीं। गुस्से में उसने ड्रैगन को समझाया, भाई, फ्रूट बैट खून नहीं पीती, वो तो सिर्फ वैम्पायर बैट करती हैं। तुम्हारी कैटलस तो 1 हफ्ते से भूखी मर रही है। ड्रैगन शर्मिंदा हो गया और बोला कि यह उसकी पहली बैट है। ओजान ने उसे और भी लताड़ा कि गुफा का तापमान भी बहुत ठंडा है, अगर यह हाइबरनेशन से उठ गई तो मर सकती है। ड्रैगन ने कहा कि वह तो आइस ड्रैगन है, मगर ओजान अड़ गया कि यह माहौल बैट के लिए ठीक नहीं है। पछताते हुए ड्रैगन ने कैटलस से माफ़ी मांगी और फल लाने तथा उसे वापस उसके घर भेजने का वादा किया। फिर उसने ओजान से कहा, तुमने मेरी मदद की है, कोई एक इच्छा मांगो। ओजान ने मजाक में कहा कि उसे किसी अमीर अरब शहजादे या किसी विलेन हीर के रूप में रीइनकर्नेट कर दो। ड्रैगन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने अपना एक मैजिकल पेंडेंट ओजान को दे दिया और कहा कि यह कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, बस इरादा खराब न हो। पेंडेंट चमकने लगा। ओजान ने सोचा कि शायद यही आफ्टरलाइफ है। गायब होने से ठीक पहले उसने जल्दी से इच्छा की, मुझे बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में वापस भेज दो। ड्रैगन देखता रह गया और फिर कैटलस के लिए फल लेने चला गया, यह सोचते हुए कि आखिर उसने कैसी अजीब देवी को बुला लिया। अगले ही पल ओजान खुद को एक भीड़-भाड़ वाली गली में पाया। शोरगुल, लोग और खाने की खुशबू। वो हैरान था कि यह रीइनकर्नेशन है या किसी के शरीर में पॉजेशन। एक फल वाली ने उसके अजीब कपड़े देखकर पूछा कि क्या वह यात्री है और बताया कि यह बमोर इलाका है। तभी अचानक हड़कंप मच गया। एक विशालकाय खरगोश गली में दौड़ता आ रहा था और गिरी हुई गाजरें चट कर रहा था। लोग भागने लगे, मगर ओजान हैरानी से उस मॉन्स्टर को देखता रह गया। फल वाली ने चिल्लाकर कहा कि यह लॉर्ड बेलमोर का पेट है और भाग जाने को कहा। तभी ओजान ने देखा कि एक छोटी लड़की उस खरगोश के सामने रो रही है। बिना सोचे वह आगे बढ़ा, लड़की को उठाया और खींचकर पीछे ले आया। जब खरगोश फिर से झपटा तो ओजान के पेंडेंट से एक नीली रोशनी निकली और एक लीश बनकर उसके गले में आ गई। लोग चिल्लाने लगे, अरे, यह तो कोई जादूगर है। फल वाली ने अपनी बहन को संभालते हुए कहा कि ओजान कोई साधारण यात्री तो नहीं लग रहा। तभी लॉर्ड बेलमोर वहां आ धमका, अपने पेट को बंधा देखकर गुस्से में था। ओजान ने समझाया कि उसका खरगोश एक बच्ची पर हमला करने वाला था, मगर लॉर्ड ने मानने से इनकार कर दिया। ओजान का पारा चढ़ गया। उसने कहा, सबसे बुरे पालतू मालिक वो होते हैं जो अपने पेट की गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। इसके काटने से तो खोपड़ी चकनाचूर हो सकती है। फल वाली और उसकी बहन ने उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। ओजान ने खरगोश को गौर से देखा। उसने पहचान लिया कि यह तो एक पालतू खरगोश है जो तनाव और ओवरफीडिंग का शिकार है। जब उसने इसके बारे में पूछा तो लॉर्ड बेलमोर ने माना कि खरगोश, जिसका नाम एलिजाबेथ था, अक्सर अपने ही बाल नोच लेती है। ओजान ने समझाया, इतना तनाव इसके लिए जानलेवा हो सकता है। इसे इतनी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नहीं लाना चाहिए। फिर लॉर्ड बेलमोर ने पूछा, और एक्सरसाइज के बारे में क्या? हमारे लड़के ने सुझाव दिया कि उसे घर पर आज़ादी से घूमने दो और ज्यादा लाड़ प्यार न करो।
यह सुनकर बेलमोर सदमे में आ गया और शर्मिंदा होकर भर्राई आवाज में बोला कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह एक खरगोश पाल रहा है, लेकिन ओजिन जानवरों को किसी से बेहतर समझता है। उसने अपने बटलर को बुलाया, ओजिन को सिक्कों की एक थैली दी और कहा कि वह कभी कभी एलिजाबेथ को देखने आया करे। अपने पेट से माफी मांगने के बाद वह उसे लेकर चला गया। हमारा हीरो दबी जुबान में बुदबुदाया कि वह यहाँ दोबारा आने वाला नहीं है। अचानक लोग जमा होकर ओजिन की बहादुरी की तारीफ करने लगे। फल वाली ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी दुकान बचा ली और उसे डिस्काउंट देने की पेशकश की। लेकिन जब ओजिन ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने थैली की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर देखा तो अंदर सोने के सिक्के थे। उसने एक सिक्का दांत से काटकर चेक किया, असली था। यह देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद अब वह यहाँ एक नई क्लिनिक खोल सकेगा और इंसानी दुनिया का कर्ज चुका सकेगा। ओजिन ने नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए सभी उम्मीदवारों को धन्यवाद दिया और आधे मजाक में कहा कि उम्मीद है उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। फिर उसने अनाउंस किया कि इंटरव्यू शुरू होने का समय आ गया है और इसे जिंदगी और मौत का खेल बताया। जरा सोचिए, जब ओजान ने इस नई जगह पर बसने का फैसला किया तो लॉर्ड बेलमोर ने खुले दिल से जमीन और पैसे देने की ऑफर की थी। उसी सहयोग के चलते उसकी पेट क्लिनिक की दूसरी ब्रांच बिना किसी परेशानी के खुल गई। लॉर्ड बेलमोर ने तो उसके लिए एक शॉप भी तैयार करवा दी, हालांकि वह अजीब तरह से खरगोशों के सामानों से भरी हुई थी। फिर भी हमारे लड़के को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आखिरकार यह तो मुफ्त थी और बेलमोर के साथ उसका रिश्ता पहले से ही अनमोल लग रहा था। जल्द ही ओजिन के दिन व्यस्तता में भर गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, खासकर उस ड्रैगन के बारे में जो उसे यहाँ लाया था। उस प्राणी ने उसे घर भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे इस अजनबी जगह पर अकेला छोड़ दिया। जवाब ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारे हीरो ने अपनी नई दुकान के बाहर एक नोटिस लगाने का फैसला किया, एनिमल हॉस्पिटल, स्टाफ की जरूरत है। शायद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों की ड्यूटी संभाल सके। जब इंटरव्यू शुरू हुए तो ओजिन सीधा बैठा एप्लीकेंट्स की लाइन को देख रहा था। पहला उम्मीदवार थॉमस गर्व से अपनी नॉवल पृष्ठभूमि, सख्त पिता और कोमल माँ के बारे में बात करने लगा। हमारा नायक कुछ देर तक सुनता रहा, लेकिन जल्द ही उस आदमी के घमंड से ऊब गया। अगला उम्मीदवार फिलिप ने दावा किया कि उसका परिवार पीढ़ियों से जानवरों के व्यवसाय में है। पहले तो यह आशाजनक लगा, जब तक उसने यह नहीं बताया कि वे एक कसाई की दुकान चलाते हैं। यह सुनना ओजिन के लिए उसका नाम लिस्ट से काटने के लिए काफी था। जाहिर है, इस दुनिया में नॉर्मल लोग ढूंढना उम्मीद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। तीसरा उम्मीदवार आगे बढ़ा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा फीका और स्ट्रेसफुल था और आंखें मुसीबत की घोषणा कर रही थीं। हमारे लड़के ने खुद को याद दिलाया कि दिखावे के आधार पर किसी को जज न करें, लेकिन जब उस आदमी ने अचानक खुद को फर्श पर पटक दिया और नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने लगा, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। इसी के साथ फैसला हो गया। ओजिन ने तय किया कि अब से वह लोगों का अंदाजा उनके दिखने के तरीके से ही करेगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एप्लीकेंट्स की लाइन से एक लेडी बाहर निकली। बिना एक शब्द कहे उसने उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा जो कमरे के पार जा गिरा। उसने खुद को सेलेना के रूप में पेश किया, एक नोमैडिक पशु विशेषज्ञ जिसे बुनियादी उपचारों का अनुभव था। उसके आत्मविश्वास और संयम ने स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा, इसलिए ओजिन ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। अगली दोपहर हमारा नायक अपनी नई आरामदायक क्लिनिक के अंदर बैठा, खिड़की से आती गर्म धूप का आनंद ले रहा था। दोपहर हो चुकी थी और सेलेना अभी तक नहीं आई थी। शायद उसने फिर से जल्दबाजी में नौकरी पर रख लिया था। वह सोच ही रहा था कि क्या दूसरा जॉब नोटिस लगाए, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अपनी नई सहायक की उम्मीद करते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो वहां एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। कुछ मिनट बाद वह आदमी आराम से बैठा चाय पी रहा था, जबकि ओजिन विनम्रता से मुस्कुरा रहा था। अंदर ही अंदर हमारा नायक जश्न मना रहा था। आखिरकार उसका पहला ग्राहक आ गया था, जो उसके कर्ज चुकाने की दिशा में पहला कदम था। उसे अपनी पिछली क्लिनिक याद आई, जो उसके छोटे स्वभाव की वजह से फेल हो गई थी। उसे साफ याद था कि कैसे उसने एक ग्राहक पर चिल्लाया था जो अपने कुत्ते के दांत ब्रश नहीं करवाना चाहता था, और चिल्लाते चिल्लाते उसकी बदतमीज और पागल वेट की प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस बार हालांकि ओजिन ने मुस्कुराने, शांत रहने और अपने ग्राहकों के बटुए से पैसे आकर्षित करने का फैसला लिया। वर्तमान में लौटते हुए उसने उस आदमी के पालतू जानवर के बारे में पूछा। अजनबी मुस्कुराया और अपनी जेब की तरफ इशारा किया, जिसमें पोजैक नाम की एक छोटी छिपकली थी। हमारा लड़का लगभग राहत महसूस कर रहा था। लगता था कि यह एक बार फिर नॉर्मल प्राणी था, न कि उन विचित्र जानवरों में से एक जो आमतौर पर इस दुनिया में पाए जाते हैं। वह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही जब उस आदमी ने आराम से यह स्वीकार कर लिया कि उसने उसकी पूंछ तब तक पकड़ी रखी जब तक वह गिर नहीं गई।
ओजिन ने उसे डांटने का आवेग दबाया और अपना ध्यान छिपकली पर केंद्रित किया। उसने सावधानी से पोजैक की जांच की और देखा कि उसकी त्वचा सूखी और लाल है, जो इम्प्रॉपर मोल्टिंग के साफ संकेत थे। जब उसने इसका जिक्र किया तो आदमी ने चेतावनी दी कि पोजैक आक्रामक हो सकता है। लगभग तुरंत ही उस छोटे प्राणी ने उसे सही साबित कर दिया और हमारे नायक पर सीधे आग की एक फायर बॉल थूक दी। इससे पहले कि ओजिन प्रतिक्रिया दे पाता, सेलेना दरवाजे से धड़ाम से अंदर आई और उसे एक तरफ धकेल दिया, उसे हमले से बचाते हुए। लपटें उनके पीछे की दीवार को झुलसा गईं। चकराया हुआ और उसके मुंह से थोड़ा खून बह रहा था, ओजिन ने बुदबुदाया कि शायद पिटाई कम दर्दनाक होती। जैसे ही उसने अपना संयम वापस पाया, उसे एहसास हुआ कि नई ब्रांच में उसका पहला मरीज एक सैलामेंडर था, एक आग उगलने वाली छिपकली जिसे नंगे हाथों से नहीं संभाला जा सकता। उसने सोचा कि क्या क्लिनिक में कोई फायरप्रूफ सामान भी है। इस बीच वह आदमी सेलेना को सपनों भरी नजरों से देख रहा था, उसे खूबसूरत कहते हुए, जबकि उसने उससे पूछा कि उसने यह क्रीचर कहाँ से मिला। उसने गर्व से समझाया कि उसने इसे गांव के पीछे वाले पहाड़ से उठाया था और दावा किया कि यह लव एट फर्स्ट साइट था। सेलेना ने उसे बताया कि सैलामेंडर रखना अवैध है क्योंकि वे अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। फिर भी उसने उसे आश्वासन दिया कि अगर वे दावा करते हैं कि वे इसे अस्थायी रूप से चिकित्सा उपचार के लिए रख रहे हैं, तो अधिकारी संभवतः इसे नज़रअंदाज कर देंगे, बशर्ते कि वह बाद में जानवर को छोड़ दे। हालांकि उस आदमी ने पोजैक को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अचानक वह दरवाजे की ओर भागा, चिल्लाते हुए कि कोई भी उसे अपने प्यारे सैलामेंडर से अलग नहीं कर सकता। ओजिन अविश्वास से खड़ा होकर खुले दरवाजे की ओर देखता रहा। सेलेना एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि हमारा नायक उसे उसका पीछा करने के लिए डांटता। और इस तरह क्लिनिक की पहली जांच शहर में एक रिडिक्युलस पीछा करने में बदल गई। ओजिन की नई जिंदगी के एक और अनएक्सपेक्टेड चैप्टर की यह एक सटीक शुरुआत थी। ओजिन ने सेलेना को आदमी का पीछा करने के लिए आगे भेजा और बाजार हलचल से भर गया। फल की दुकान वाली औरत, जो अभी अभी यह गुनगुना रही थी कि लॉर्ड रेवरेंड के लगातार इंटरफेरेंस के बिना चीजें कितनी शांतिपूर्ण लग रही हैं, जल्दी से एहसास कर लेती है कि शांति कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। वह अपनी दुकान के पीछे छिप जाती है क्योंकि हलचल बगल से गुजरती है और यह तय करती है कि अलग रहना ही सबसे अच्छा है। वह आदमी भीड़ के बीच से भागता है, कुछ न कुछ अपनी छाती से कसकर चिपकाए हुए, निराशाजनक पक्के इरादे के साथ, जबकि हमारा लड़का पीछे से आता है, हांफता हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। दुकान वाली औरत केओस को देखती है और बुदबुदाती है कि कुछ भी हो रहा हो, यह उसकी चिंता नहीं है। भागता हुआ आदमी पागलों की तरह बुदबुदाता है कि लोग उससे पोजैक चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हीरो और सेलेना तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक कि थकावट ने उन्हें धीमा नहीं कर दिया। सांस पकड़ते हुए वह कमेंट्स करती है कि ओजिन को और ज्यादा कसरत की आवश्यकता है, फिर सैलामेंडर की तत्काल स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है। वह स्वीकार करता है कि क्रीचर की मोल्ड खतरनाक तरीके से परतदार हो गई है और तत्काल मदद की जरूरत है। सेलेना का चेहरा कठोर हो जाता है क्योंकि वह जोखिम को याद करती है। एक सैलामेंडर जो मोल्ड करने में विफल रहता है, आखिर में फट जाएगा। उसकी इनर फायर आसपास की हर चीज को नष्ट कर देगी। आराम करने का कोई समय नहीं है। उन्हें आपदा आने से पहले क्रीचर को ढूंढना चाहिए। इस बीच यह मानते हुए कि वह सुरक्षित है, वह आदमी घर लौट आता है। राहत महसूस करते हुए वह पोजैक को मेज पर रखता है, इसे भाग्य बताते हुए कि वे एक साथ हैं। उसका उत्साह जल्दी ही कलात्मक प्रेरणा में बदल जाता है क्योंकि वह गाना शुरू कर देता है, हवा में एक अजीब सी धुन भर देता है। अचानक आतंक उसके रचनात्मक मूड की जगह ले लेता है जब पीजे का शरीर कांपता है और लपटों में फट जाता है। कुछ ही क्षणों में उसका घर आग की लपटों में घिर जाता है। धुएं के बीच खांसते हुए वह आदमी सैलामेंडर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, जैसे कि स्नेह आग को शांत कर सकता है। पोजैक एक और आग के धमाके के साथ जवाब देता है, लपटें और भी भयंकर हो जाती हैं। सेलेना बस समय पर आदमी को सुरक्षित बाहर खींच लेती है, जबकि हमारा नायक खुद को गर्मी से बचाता है, जंगली हो चुके क्रीचर को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। वह चिड़चिड़ाहट के साथ सोचता है कि अभी एक आग बुझाने का यंत्र काम आएगा। तभी उसका पेंडेंट चमक उठता है। जब रोशनी फीकी पड़ जाती है तो ओजिन को ठीक वैसा ही चीज अपने हाथ में मिलता है। इस चमत्कार पर सवाल उठाने का कोई समय नहीं है। वह आगे बढ़ता है, लपटों को तब तक बुझाता है जब तक कि सैलामेंडर का प्रतिरोध कम नहीं हो जाता और कमरा भाप की हल्की सी सनसनाहट को छोड़कर शांत हो जाता है। जैसे ही आग बुझती है, सेलेना अपने आसपास की जांच करती है। वह आदमी खंडहरों के बीच बैठा है, बुदबुदाता है कि यह तबाही विफल मोल्ड के कारण हुई होगी। वह जोर देकर कहता है कि वह अगली बार पोजैक की बेहतर देखभाल करेगा। उसका स्वर गलत जगह लगाए गए स्नेह से चिपका हुआ है। हमारा नायक उसे चुपचाप देखता है,
सोचता है कि क्या उस आदमी को पता है कि सच्ची देखभाल का क्या मतलब होता है। बिना समझ के प्यार, ओजिन सोचता है, तो बस भक्ति के भेष में स्वार्थ है। बाद में जंगल में पोज आखिरकार मोल्ट हो गया। सेलेना ने देखा कि यह कितना जीवंत दिख रहा है, जबकि हमारा लड़का अपने आकार को अविश्वास से देख रहा है। वह आदमी सैलामेंडर को कड़वी मीठी गर्व के साथ देखता है, बुदबुदाता है कि अब उसे जंगल में वापस जाने देना चाहिए। पोजैक को पेड़ों के बीच गायब होते देख ओजिन ने अपनी आंखें घुमा लीं। पोजैक जाते जाते कुछ ऐसे इमोशनल वादे फुसफुसा रहा था जो किसी भी जानवर के पल्ले नहीं पड़ने वाले थे। ओजिन को लगा, ये बंदा फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा, पर पोजैक को तो इसका अंदाजा भी नहीं था। उसके दिमाग में तो ये एक बहुत ही ग्रैंड फेयरवेल थी। तभी अचानक माहौल थोड़ा फिल्मी हो गया। पोजैक एक दूर की चट्टान पर रुका और आसमान में एक जबरदस्त फायरबॉल छोड़ा। वो लपटें किसी शानदार आतिशबाजी की तरह पूरे आसमान में बिखर गईं। पोजैक तो इमोशन होकर उसे ताकता रहा, पर हमारे हीरो ओजिन ने राहत की सांस ली कि चलो, फाइनली ट्रीटमेंट पूरा हुआ। कुछ दिनों बाद वही बंदा शहर के चौराहे पर फिर से नजर आया, पर अब उसका नाम रॉया था। वो फाउंटेन के पास बैठकर गिटार बजा रहा था और ओजिन के कारनामों के बारे में बड़े मजेदार गाने गा रहा था। बच्चे उसके चारों तरफ नाच रहे थे और वो गाना देखते ही देखते पूरे शहर में वायरल हो गया। जिसने भी सुना, उसका मूड एकदम सेट हो गया। सेलेना ये सब दूर से देख रही थी, थोड़ी हैरान, थोड़ी खुश। ओजिन उसके पास खड़ा था, चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, पर अंदर ही अंदर वो थोड़ा क्यूरियस जरूर था। लेकिन जब उसने सुना कि लोग अब अपने पालतू जानवरों को उसके पास लाने की बातें कर रहे हैं, तो उसे लगा कि रॉया ने गाकर वाकई कमाल कर दिया है। ओजिन के पेट क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि पूरी गली ही ब्लॉक हो गई। दर्जनों लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे, सबको अपने जानवरों का इलाज तुरंत चाहिए था। ओजिन तो एकदम सुन्न होकर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसके सुकून वाले दिन अब गए। लंबी लाइन देखकर सेलेना बुदबुदाई, मैं तो जॉब छोड़ रही हूँ। बातों बातों में ओजिन को एहसास हुआ कि उनकी छोटी सी क्लिनिक गलती से शहर का सबसे बिजी अड्डा बन चुकी है। अब सीन ये है, सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही हैं और क्लिनिक के बाहर लोगों की कतार लगी है। ओजिन ने एक पेशेंट को चेक किया और उसे फॉलोअप के लिए बुलाकर फ्री किया। पास खड़ी सेलेना ने ताना मारा, जिस स्पीड से तुम काम कर रहे हो, अगले हफ्ते तक तो तुम्हारी लाश ही मिलेगी। जितना कमा सकते हो कमा लो। ओजिन ने अगले पेशेंट को आवाज दी और सोचने लगा कि क्लिनिक खुले 2 महीने हो गए हैं और काम एकदम धाकड़ चल रहा है। शायद उन सुबह वाली चिड़ियों की दुआ है। शुरुआत के कुछ दिन भीड़ की वजह से काफी थकाने वाले थे, पर जब अच्छी कमाई होने लगी तो सब सेट हो गया। तभी एक कस्टमर ने अंदर झांककर पूछा, क्या अभी भी ओपन है? सेलेना ने झट से बोला, नहीं, बंद हो गया। पर ओजिन ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुला ही लिया। मरीज का इलाज करते हुए हमारा हीरो सोचता है कि उसने इस दुनिया के बारे में क्या सीखा। बाहर लोग अपने पालतू जानवरों के बारे में बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि कोको ने अच्छे से खाना नहीं खाया। दूसरा एक बिल्ली की लाल लाल आंख की ओर इशारा करता है। यहाँ कुत्ते और बिल्लियाँ इंसानों के करीब हैं, हालांकि उनकी बीमारियां काफ़ी अलग हो सकती हैं। बाद में ओजिन शरीर को खींचता हुआ कहता है कि दिन बहुत थकाऊ रहा। सेलेना उसे बताती है कि अगला केस आखिरी है। उत्सुकता से वह पूछता है कि किस जानवर का है, और सेलेना समझाती है, यह एक शैमन है। कभी शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे, अब लोकप्रिय पालतू हैं, लेकिन अपने मालिकों के अलावा किसी पर भी आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके छोड़े जाने की दर सबसे ज्यादा है। हमारा नायक बुदबुदाता है कि जो लोग सिर्फ ट्रेंड के लिए पालतू जानवर खरीदते हैं, उन्हें गायब हो जाना चाहिए। उसे याद आता है कि उसने सुना था कि शैमन इंसान की छाती जितने लंबे हो सकते हैं और उनके पंजे और दांत इतने नुकीले होते हैं कि जंगली सूअर की खाल भी चीर सकते हैं। सेलेना उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। अगला ग्राहक एक शैमन पपी पेश करता है, जो साफ दिख रहा है कि थका हुआ है और महज 2 महीने का है। मालिक बताता है कि यह कल से लंगड़ा रहा है। ओजिन टांग की जांच करता है और नोट करता है कि इतनी उम्र के पपी के जोड़ स्वस्थ होने चाहिए। पंजे की जांच करने पर उसे एक कांटा धंसा हुआ मिलता है। वह चिमटी से उसे निकालता है, घाव को साफ करता है और आश्वस्त करता है कि यह ठीक हो जाएगा। छोटा शैमन लड़खड़ाता हुआ इधर उधर चलता है और हमारा नायक चुपचाप देखता रहता है, जबकि सेलेना हल्के से उत्सुक होकर उसकी ओर देखती है। जैसे ही मालिक जाता है, ओजिन राहत की सांस लेता हुआ कहता है कि दिन आखिरकार खत्म हुआ। सेलेना नोटिस करती है कि वह खुश लग रहा था। वह हैरान होता है जब वह पूछती है कि यह खुशी पप्पी के प्यारे होने की वजह से है या इसलिए कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई। सेलेना चिढ़ाती हुई कहती है कि उसे पैसे के अलावा किसी और चीज के लिए खुश देखना दुर्लभ है। ओजिन जवाब देता है कि आज का कोई भी मरीज गंभीर रूप से घायल नहीं था और समझाता है कि एक वेट होने का सबसे कठिन हिस्सा बीमार जानवरों को देखना है।
जितना वह परवाह करता है उतना ही दर्द होता है, इसलिए वह भावनात्मक रूप से दूर रहने की कोशिश करता है। उसके विचार उसकी पुरानी दुनिया के एक ग्राहक की ओर भटक जाते हैं जिसने छुट्टियां मनाते हुए अपने पालतू को एक अतिरिक्त महीने के लिए छोड़ दिया था। हमारे लड़के को याद आता है कि कैसे उसने उनका तीखेपन से स्वागत किया था और एहसास होता है कि तभी से वह अक्सर पालतू मालिकों को डांटने लगा था। बंद होने का समय होने पर सेलेना नोट करती है कि अंधेरा हो रहा है। ओजिन ग्राहकों की बड़ी संख्या का जिक्र करता है और उसे सूर्यास्त से पहले तेजी से काम करने के लिए कहता है। अचानक इंटरव्यू वाला वही आदमी बाहर से मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। ओजिन सेलेना की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह भूत प्रेत भगाने का काम कर सकती है। वह जवाब देती है कि शायद कर सकती अगर आत्माओं पर भौतिक हमले वाकई काम करते। वह आदमी तेजी से अंदर आता है, हमारे नायक को पकड़ता है और खिड़की से बाहर खींच ले जाता है। सेलेना को बोलती बंद कर देता है। बाद में जंगल में ओजिन जमीन पर पड़ा है जबकि वह आदमी बार बार माफी मांगता है और जोर देकर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा नायक इतना कमजोर होगा कि एक पहाड़ी पर भी नहीं चढ़ सकेगा। ओजिन डांट कर पूछता है कि वह कौन है। यह समझते हुए कि यह कोई भूत नहीं है, वह आदमी अपना परिचय श्विन के रूप में देता है, जो इस इलाके का एक प्रशासनिक सरकारी कर्मचारी है, और समझाता है कि उसने लॉर्ड के खरगोश को शांत करने में उसकी प्रतिभा के बारे में सुनकर हमारे नायक को यहाँ लाया है। श्विन उसे एक आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए कहता है। ओजिन मना कर देता है और तर्क देता है कि वह एक वेट है, जानवर बचाने वाला नहीं। सेलेना, जो पास में ही प्रकट होती है, कहती है कि वे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। श्विन जोर देकर कहता है कि वे ही आखिरी उम्मीद बची हैं और समझाता है कि 2 महीने पहले यह आवारा कुत्ता पहाड़ के बीचों बीच एक जगह पर कब्जा करके बैठ गया है, ठीक उसी जगह जहां उनका नया ट्रेल निर्माण शुरू होना है। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता बहुत तेज है और निर्माण परसों से शुरू हो रहा है। अगर वे इसे पकड़ नहीं पाए तो सैनिक भेजे जाएंगे और जानवर को मार दिया जाएगा। हमारा नायक चुप हो जाता है और आखिरकार पूछता है कि कुत्ता अभी कहाँ है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसने कभी जानवर नहीं पकड़े हैं और वह पहले सिर्फ देखना चाहता है। श्विन सहमत हो जाता है और कहता है कि वह थोड़ा और ऊपर पहाड़ पर है। ओजिन उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक हाँ नहीं कही है, वह सिर्फ देखने आया है। सेलेना एक चतुर मुस्कान के साथ टिप्पणी करती है कि वह निश्चित रूप से यह काम करने वाला है। स्थल पर श्विन उस जगह की ओर इशारा करता है जहां आवारा कुत्ता आमतौर पर रहता है। अचानक एक आवाज उनका ध्यान खींचती है और एक शैमन छाया से बाहर आता है। ओजिन उसे तुरंत पहचान लेता है, जबकि सेलेना नोट करती है कि बहुत से लोग शैमन पालते हैं, लेकिन उतने ही लोग उन्हें छोड़ भी देते हैं। आजकल बहुत से लोग शैमन रखते हैं क्योंकि यह एक ट्रेंड बन गया है। फिर भी ज्यादातर उपेक्षित और भुला दिए जाते हैं। जब ओजिन अपने सामने शैमन की हालत देखता है तो वह बता सकता है कि यह लगभग 2 महीने से अकेले जी रहा है और शायद उस पूरे समय ठीक से खाया भी नहीं है। अचानक जंगल से एक अजीब सी आवाज गूंजती है, सभी को चौंका देती है। यह मानते हुए कि कोई राक्षस होगा, हमारा नायक आवाज की ओर मुड़ता है। ठीक उसी वक्त शैमन एक तीखी चीख निकालता है और उस पर झपट पड़ता है। सेलेना तेजी से बीच में आती है, हमारे लड़के को खतरे से बाहर खींचती है और चेतावनी देती है कि इतने करीब रहना खतरनाक है। ओजिन टिप्पणी करता है कि किसी गुस्साए हुए कुत्ते से पीठ फेरकर भागना सबसे बुरी प्रतिक्रिया है, जबकि सेलेना जवाब देती है कि कुछ न करना तो जानवर को उन्हें चीरफाड़ करने देना होगा। तब हमारा नायक समझाता है कि भागना केवल प्राणी को और उकसाएगा, उन्हें उसका ध्यान भटकाने का तरीका ढूंढना होगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शैमन अप्रत्याशित रूप से शांत हो जाता है। सभी जमे रह जाते हैं, अचानक आई इस शांति से स्तब्ध, और हमारा नायक जोर से सोचता है कि यह क्यों रुक गया। उसे याद आता है कि श्विन ने जानवर को एक शिकारी कुत्ता बताया था और वह बताता है कि ऐसा प्राणी अगर सच में गुस्से में होता तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। फिर भी उनकी आंखों के सामने शैमन चुपचाप जंगल में वापस चला जाता है। सेलेना बुदबुदाती है कि कोई भी वास्तव में समझ नहीं सकता कि कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा होता है। इस बीच श्विन समझाता है कि कैसे यह प्राणी अक्सर लोगों को भगा देता है और इसके व्यवहार ने इतनी परेशानी खड़ी कर दी है कि पास की बस्ती के ग्रामीण लगातार शिकायतें भेजते रहते हैं। ओजिन सुनता है और गहरी सोच में डूब जाता है। फिर उत्सुकता उसे पकड़ लेती है। वह पूछता है कि उन्हें किस तरह की शिकायतें मिली हैं, और श्विन बताता है कि स्थानीय लोग जानवर को एक खूंखार जानवर कहते हैं जो पहाड़ पर घूमता है, जिसे वे खतरनाक मानते हैं और पकड़े जाने की मांग करते हैं। हमारा नायक इस पर विचार करता है, फिर जोर से सोचता है कि क्या कभी किसी को वास्तव में इससे चोट लगी है। श्विन सहज रूप से हाँ कहना शुरू करता है, लेकिन एक पल रुकने के बाद स्वीकार करता है कि एक भी व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। सेलेना की ओर मुड़ते हुए
हमारा नायक याद करता है कि उसने एक बार शैमन की अपने मालिकों के प्रति निष्ठा का जिक्र किया था और पूछता है कि क्या वह अब भी यह मानती है। सेलेना पुष्टि करती है कि हाँ, और ओजिन के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो गया हो। अगली सुबह ओजिन और सेलेना पहाड़ की तलहटी में स्थित निकटतम गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उनका फोकस आवारा कुत्ते का सामना करने से हटकर उसकी कहानी के पीछे के रहस्य को उजागर करने पर केंद्रित हो जाता है। अब हमारा लड़का कुत्ते के पूर्व मालिक की तलाश करता है, यह विश्वास करते हुए कि उसके अतीत को समझना उस तक पहुंचने की कुंजी है। हालांकि समय कम है और दूसरे तरीके आसान लग सकते हैं, लेकिन वह जानता है कि केवल खाना देकर जानवर को फंसाना काम नहीं करेगा। कुत्ते का कमजोर, भूखा शरीर वृत्ति से भी मजबूत किसी चीज की बात करता है, एक अटूट बंधन जिसे भूख पर काबू नहीं पा सकती। चलते चलते यादें और विचार ओजिन के मन में गूंजने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे कुछ मालिक अपने पालतू जानवरों को रुको का कोमल आदेश देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हुए कि वे जल्द लौट आएंगे, और फिर गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। वही वफादारी और विश्वासघात इस कुत्ते के दर्द के केंद्र में होना चाहिए। हमारा नायक ऐसे लोगों को देख चुका है जो उन पर भरोसा करने वालों को छोड़ने में सक्षम हैं, और यह विचार उसे एक शांत गुस्से से भर देता है। पक्के इरादे के साथ हमारा नायक खुद से वादा करता है कि जब वे आखिरकार मालिक को ढूंढ लेंगे तो उस व्यक्ति को उसके किए का सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा, और यह देखना होगा कि उनके छोड़े हुए वफादार क्रीचर ने कैसा सहन किया है। जैसे ही वे पूरे गांव में पूछताछ शुरू करते हैं, एक पैटर्न जल्दी ही उभरने लगता है। एक स्थानीय ओजिन को बताता है कि गैब्रिएल नाम की एक औरत के पति को पहाड़ पर घूमने वाले कुत्ते की वजह से अपना काम जारी नहीं रख पा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को जंगल के पास नहीं जाने देते, वहां क्या छिपा है इसके डर से, और यहां तक कि गुजरते युवा भी खतरे की वही कहानियां दोहराते हैं। एक बूढ़ा आदमी धुंधले तरीके से कई साल पहले पैसा खोने के बारे में बुदबुदाता है, हालांकि उसके शब्द बाकी सबसे असंबद्ध लगते हैं। फिर भी एक सच्चाई स्पष्ट हो जाती है, पूरा गांव आवारा कुत्ते के प्रति गहरी नाराजगी रखता है। घंटों पूछताछ के बाद हमारा लड़का और सेलेना गली के एक शांत कोने में रुकते हैं। एक जैसे डरावने विवरण सुनकर थके हुए ओजिन को शक होने लगता है कि शायद कुत्ते का मालिक इस गांव का है ही नहीं। सेलेना सहमत होती है और नोट करती है कि और कुछ नहीं तो जितने भी लोगों से वे मिले हैं, सभी में जानवर के प्रति एक सामान्य शत्रुता है। तभी लंबे बालों वाली एक महिला उनके पास आती है। उसने उनके सवाल सुने हैं और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उल्लेख करती है कि वे जेक की तलाश कर रहे हैं, वह आदमी जिसके पास कभी यह कुत्ता था। वह उन्हें उसके पीछे आने के लिए कहती है और उन्हें जेक के घर की ओर ले जाती है। ओजिन नोटिस करता है कि घर कितना दूर है, लगभग पेड़ों के बीच छिपा हुआ, और महिला समझाती है कि जेक अकेला रहता था, ग्रामीणों से अलग, इसलिए इतने कम लोग उसे जानते थे। जब वे छोटे लकड़ी के घर पर पहुंचे तो वह प्रवेश द्वार के पास एक मामूली कब्र के पास रुकती है और चुपचाप बताती है कि जेक की मृत्यु 2 महीने पहले भूस्खलन में हुई थी। वह समझाती है कि उसका कोई परिवार नहीं था और खुद उसने ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी। इसके अलावा वह जोर देकर कहती है कि जेक ने कभी अपने कुत्ते को नहीं छोड़ा, वह बस वापस नहीं आ पाया। महिला यह भी कबूल करती है कि उसने एक बार कुत्ते को घर लाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही, और अब दुख भरे स्वर में वह उनसे उस जानवर की मदद करने की प्रार्थना करती है जिसे वह मैक्स कहती है। उसके शब्दों का भार ओजिन के मन में गहरे तक उतर जाता है। एक शांत पश्चाताप उसे भर देता है जब उसे एहसास होता है कि उसने स्थिति को कितनी गलत तरीके से आंका था। हमारा नायक जेक की शांति के लिए एक मौन प्रार्थना करता है, अपना पछतावा व्यक्त करता है और एक पक्का वादा करता है कि वे मैक्स को बचाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाद में वापस जंगल में श्विन अभी अभी आए अधिकारियों से बात करता है कि उसने उनसे अगले दिन आने की उम्मीद की थी। वह नोट करता है कि उन्होंने अपना पिछला मिशन उम्मीद से पहले पूरा कर लिया होगा। वह मैक्स को मारने के अपने वर्तमान कार्य को कल तक के लिए टालने का सुझाव देता है, लेकिन अधिकारी इस ख्याल को खारिज कर देते हैं। उनमें से एक जोर देकर कहता है कि इंतजार करने का कोई कारण नहीं है और मामले को तुरंत निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि गांव वाले पहले से ही कुत्ते से नफरत करते हैं। वह तर्क देता है कि अगर वे समय से एक दिन पहले काम खत्म कर दें तो कोई ऐतराज नहीं करेगा। जेक के घर पर ओजिन अंदर कदम रखता है और तुरंत हवा में मौजूद जड़ी बूटियों की दवाओं की महक को नोटिस करता है। यह एक स्पष्ट संकेत था कि जेक एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ था। सेलेना ने सुझाव दिया कि अभी के लिए मालिक की गंध वाली कोई भी चीज ले लो, और पास में टंगे कुछ कपड़ों की ओर इशारा किया। हमारे नायक की नज़र अलमारी पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें जेक और मैक्स एक साथ थे। वह सोचने लगा कि आखिर क्या हुआ होगा उस शख्स का जो अपने कुत्ते से इतना गहरा प्यार करता था। तभी सेलेना ने दीवार पर लगे एक फोटो पर ध्यान दिया और उसे दिखाया।
यह एक आदमी मैंड्रेक की तस्वीर थी। उसने टिप्पणी की कि जेक शायद इसकी तलाश में रहता था। हमारे लड़के को याद आया कि उसने किसी फिल्म में एक मैंड्रेक देखा था और सेलेना ने समझाया कि यह वह पौधा है जो चीखता है, एक दुर्लभ और बेहद मुश्किल से मिलने वाला नमूना। दोनों को पिछले दिन जंगल से आई अजीब आवाज़ याद आ गई। अपने खतरे के बावजूद मैंड्रेक अविश्वसनीय रूप से कीमती होता है, जिसे हर जड़ी बूटी विशेषज्ञ ढूंढने का सपना देखता है। इस बीच मैक्स अपनी गुफा के सामने बैठा आसमान की ओर देख रहा था, अपने मालिक को याद करते हुए खोया हुआ था। उस दिन बारिश हो रही थी जब वह और जेक गुफा के अंदर आश्रय लेने के लिए घुसे। जेक अचानक हुई मूसलाधार बारिश पर हंसा, सोच रहा था कि क्या बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। उसने आग जलाई, मैक्स पर एक ऊनी कंबल डाला और कहा कि शांत रहे, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैक्स उसके करीब सिमट गया और जेक, थका हुआ होते हुए भी, मुस्कुराया और बोला कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें आश्रय मिल गया। इधर-उधर देखते हुए जेक ने गुफा की दीवार के पास उग रहा एक पौधा देखा। उसकी पत्तियों के आकार को पहचानते हुए उसे एहसास हुआ कि यह एक मैंड्रेक है। आश्चर्यचकित होकर उसने कबूल किया कि उसने कभी सोचा नहीं था कि किताबों के बाहर भी एक देखने को मिलेगा। उत्साहित होकर उसने अपना सामान लेने घर वापस जाने का फैसला किया। मैक्स से इंतजार करने को कहा और वादा किया कि वह तुरंत लौटेगा। मैक्स ने धीरे से भौंका, लेकिन जेक ने उसे आश्वासन दिया कि यह ज्यादा दूर नहीं है। मुस्कुराते हुए वह बारिश में बाहर कदम रखा। फिर अचानक विशाल चट्टानों का भूस्खलन होता है जो उसे तुरंत मार देता है। समय बीतता गया, गुफा में आग बुझ गई, लेकिन मैक्स वफादारी से इंतजार करता रहा। अगले हफ्ते कुछ पर्यटक वहां से गुजरे। उनमें से एक ने देखा कि कुत्ता कुछ देर से वहां है। उन्होंने मान लिया कि उसे छोड़ दिया गया है और दया खाकर उसे खाना देने का फैसला किया, लेकिन जब वे पास आए तो मैक्स चीखा और डर कर पीछे हट गया, उन्हें भगा दिया। चौंके हुए पर्यटक चले गए, बुदबुदाते हुए कि कुत्ता खतरनाक है और कोई आश्चर्य नहीं कि मालिक ने उसे छोड़ दिया। मैक्स गुफा में लौट आया और फिर से बैठ गया, जेक का इंतजार करते हुए, इस बात से अनजान कि वह कभी वापस नहीं आएगा। वर्तमान में जैसे ही मैक्स जेक को याद करता है, अधिकारी पहुंचते हैं। एक सुझाव देता है कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शाम हो रही है। उन्हें जल्द ही लॉज के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मैक्स के सामने खड़े होकर वे अपने ट्रैंक्विलाइज्ड डार्ट्स तैयार करते हैं, एक शैमन को गिराने के लिए पर्याप्त। श्विन उनसे एक और घंटा इंतजार करने की गुजारिश करता है, समझाता है कि उसने कुत्ते को बचाने में मदद करने के लिए किसी को काम पर रखा है। श्विन ने जो देखा है उसके अनुसार मैक्स ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और वह बस एक कहानी वाला कुत्ता है। अधिकारी अडिग रहते हुए कहता है कि वे कुत्ते की कहानी सुनने नहीं आए हैं। उनका काम निवासियों की रक्षा करना है और बस यही मायने रखता है। जैसे ही वह अपनी बंदूक उठाता है और निशाना साधता है, मैक्स जोर जोर से हांफने लगता है। ठीक जब अधिकारी ट्रिगर दबाने वाला होता है, सेलेना और ओजिन आते हैं, उसे रोकते हैं। सेलेना जोर देकर कहती है कि उन्हें आवारा कुत्ते को बचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसी पल मैक्स को अपने सामने अपने मालिक का एक भ्रम दिखाई देता है, कोमलता से मुस्कुराते हुए। वह आकृति उससे कहती है कि वह उसे लेने आया है और मैक्स ने बहुत देर तक इंतजार किया है। खुशी से भरकर मैक्स आगे बढ़ता है, पूंछ हिलाते हुए, यह विश्वास करते हुए कि उसका मालिक आखिरकार लौट आया है। हमारा नायक करीब आता है, उसकी आवाज़ धीमी और कोमल होती है क्योंकि वह स्वीकार करता है कि वह नहीं है जिसका मैक्स इंतजार कर रहा है। लेकिन वह उसे बताता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। जंगल पर एक अकेली रात छा जाती है, जहां एक हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। एक जंगली प्राणी उसका पीछा करता है, जिसकी चमकती पीली आंखें अंधेरे को चीरती हैं। उसकी तीखी चीख पेड़ों के बीच गूंजती है, जंगल की शांति को तोड़ती हुई। सुबह होते ही ओजिन की क्लिनिक के अंदर की शांति एक ग्राहक के दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने से टूट जाती है, जो अपने पालतू जानवर के लिए मदद की गुहार लगाता है। हमारा नायक नीचे देखता है तो एक पिंग पोंगिंग पांडा मिलता है जो इतना मोटा है कि मुश्किल से लुढ़क सकता है। वह अविश्वास में बुदबुदाता है, जबकि मालिक जोर देकर कहता है कि पांडा कमजोर हो गया है और मुश्किल से खाता है। अब सिर्फ दिन में 7 बार। ओजिन आ भरता है, चेतावनी देता है कि अगर इसका वजन स्वस्थ नहीं हुआ तो यह गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। मालिक हैरान दिखता है, इसे मानने को तैयार नहीं, और हमारा लड़का बिना कुछ कहे अगले मरीज को बुलाता है। श्विन अपनी सामान्य विनम्र मुस्कान के साथ अंदर आता है, हमारे नायक का अभिवादन करता है। उसे देखकर ओजिन को मैक्स याद आ जाता है, वह कुत्ता जो अपना मालिक खोने के बाद पहाड़ से नीचे आया था। मैक्स दिनों तक अपने मालिक की कब्र के पास रहा, जेक की मौत स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गांव के हर व्यक्ति ने उस पर दया की जब तक कि वह उस व्यक्ति के सामने नहीं खुला जो उससे मिलने और उसकी देखभाल करने आया था, श्विन। जब ओजिन पूछता है कि वह क्या लेकर आया है और क्या मैक्स के साथ कुछ हुआ है,
तो श्विन इनकार करता है और बजाय इसके अपने बैग से एक मैंड्रे पौधा निकालता है। सेलेना को उसके बारे में कुछ अजीब लगता है। इसकी जड़ मिट्टी के ऊपर निकली हुई है, जबकि ज्यादातर मैंड्रे गहराई में दबे रहना पसंद करते हैं। श्विन समझाता है कि जेक ने अपने जाने से पहले मैंड्रे की खोज की थी और इसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखने का फैसला किया था। फिर भी जब उन्होंने इसे दोबारा लगाने की कोशिश की तो मैंड्रे लगातार जमीन से खुद को बाहर निकालता रहा, दिन रात लगातार चीखता रहा, जब तक कि गांव के हर व्यक्ति को कानों में ईयरप्लग लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। कुछ की तो कान के पर्दे भी फट गए। सेलेना ने उल्लेख किया कि ऐसा व्यवहार हो सकता है क्योंकि मैंड्रेक अपने परिवेश के बारे में मिजाजी होने के लिए जाने जाते हैं। श्विन आह भरता है कि पौधा प्रबंधन के लायक नहीं रह गया है, यह नोट करते हुए कि यह अभी शांत है सिर्फ इसलिए क्योंकि यह सो रहा है। लेकिन एक बार जागते ही अराजकता शुरू हो जाती है। वह ओजिन से इसे लेने की गुहार लगाता है। हमारा नायक मना कर देता है, जोर देकर कहता है कि वह जानवरों का इलाज करता है, पौधों का नहीं, और जो चीखता है उसे तो जानवर भी नहीं माना जा सकता। श्विन जोर देकर कहता है कि यह न तो पौधा है और न ही जानवर, बल्कि इससे कहीं बदतर एक दानव है। ओजिन जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो चर्च इसे ले जाने के लिए बेहतर जगह होगी। इससे पहले कि एक और शब्द का आदान प्रदान होता, मैंड्रे हिलता है। श्विन घबरा जाता है, चिल्लाता है कि यह जाग रहा है और इसे वहीं छोड़कर जल्दी से क्लिनिक से भाग जाता है, अपने साथियों के साथ, इससे पहले कि हमारा नायक उन्हें रोक पाता। नाराज, ओजन उनके पीछे कोसता है, बुदबुदाता है कि उसने लोगों को कई चीजें छोड़ते देखा है, लेकिन कभी पौधा नहीं। सेलेना ने तुरंत मैंड्रे को एक कांच के शील्ड से ढक दिया और उसे याद दिलाया कि मैंड्रे कीमती जड़ी बूटियां हैं। उनका हर हिस्सा, पत्ती से लेकर जड़ तक, मरते हुए को जीवित कर सकता है। हमारा लड़का उनकी कीमत पर बड़बड़ाता है अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अचानक मैंड्रे ने अपनी आंखें खोल दी। सेलेना ने उसे अपने कान ढकने की चेतावनी दी इससे पहले कि वह चीखे, उनके कान के पर्दों के लिए डरते हुए। ओजिन, घबराते हुए, अपने गुम हुए नॉइस कैंसलिंग हेडफोन के बारे में शिकायत करता है और खुद को तैयार करता है। लेकिन चीखने के बजाय मैंड्रे मुस्कुराता है। उलझन में वह देखता है जबकि सेलेना उसके व्यवहार का अध्ययन करती है। उसे एहसास होता है कि यह उसे पसंद करता है और उसे अपना हार निकालने के लिए कहता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैंड्रे की आंखें फैल गईं और वह खुशी से नाचने लगा। हमारा नायक मुश्किल से ही यह विश्वास कर पा रहा था जबकि सेलेना हंस पड़ी, यह कहते हुए कि यह उतना ही खुश दिख रहा है जितना कि वह सूरजमुखी का खिलौना जो उसने कभी देखा था। वह बुदबुदाता है कि यह तुलना कितनी घिनौनी लगती है, लेकिन सेलेना बस उसे अपने कमरे में अभी के लिए पालने के लिए कहती है। अपनी आपत्तियों के बावजूद वह ठीक वैसा ही करता है। बाद में उस रात एक जोरदार दस्तक ने हमारे नायक को जगा दिया। आधी नींद में वह शिकायत करता है कि रात के दौरे की अतिरिक्त लागत होती है जब तक कि एक औरत एक बुरी तरह घायल कुत्ते के साथ अंदर नहीं घुस आती, जिससे भारी मात्रा में खून बह रहा है। गहरे घाव देखकर हमारा नायक बुदबुदाता है कि खून रोकना बहुत गंभीर है। सेलेना ने उसे याद दिलाया कि मैंड्रे की पत्तियों में मजबूत थक्का जमाने वाले गुण होते हैं और उसके निर्देश पर वह पौधे के पास जाती है। मैंड्रे उसे शक की नज़र से देखता है, इसलिए वह हिचकिचाती है और सुझाव देती है कि ओजिन को खुद इससे पूछना चाहिए। वह एक पौधे से अनुमति मांगने की बेतुकापन पर बड़बड़ाता है, लेकिन फिर भी करता है। जैसे ही उसने एक पत्ती मांगी, मैंड्रे मुस्कुराया, नाचा और धीरे धीरे गुनगुनाया। हालांकि हैरान, हमारा लड़का पत्ती लेता है और खून बहना रोकने में कामयाब हो जाता है, कुत्ते की जान बचाता है। औरत आभार के मारे रो पड़ती है जबकि हमारा नायक जम्हाई लेता है और उसे अनुवर्ती देखभाल के लिए वापस आने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह वापस बिस्तर पर जाता। सिर्फ आधे घंटे बाद एक और जरूरी दस्तक उसके आराम में बाधा डालती है। इस बार दरवाजे पर एक आदमी अपनी बाहों में एक मारे गए हिरन को लिए खड़ा है, मदद की भीख मांगता है। जानवर के शरीर पर क्रूर घाव हैं और ओजिन गंभीरता से नोट करता है कि वे शिकार से नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से हैं जो क्रूरता का आनंद लेता प्रतीत होता है। वह एक मनोरोगी के जिम्मेदार होने के बारे में बुदबुदाता है, ग्रामीणों को भ्रमित करते हुए, जो पूछते हैं कि क्या यह किसी तरह का नया राक्षस है। जब एक छोटी लड़की चुपचाप समझाती है कि यह बैरन डॉयल का पालतू भेड़िया है जो मनोरंजन के लिए ऐसी चीजें करता है, तो हमारे नायक का अविश्वास आक्रोश में बदल जाता है। वह उस कुलीन को कोसता है, यह जानने की मांग करता है कि ऐसे व्यवहार की अनुमति कैसे है। जानवरों के संरक्षण के कानूनों की कमी के बारे में चिल्लाता है। ग्रामीण उसे याद दिलाते हैं कि बैरन अछूत है, एक कुलीन। हमारा नायक अन्याय के खिलाफ विद्रोह करता है, स्वतंत्रता, कानून और लोकतंत्र के बारे में चिल्लाता है, ऐसी अवधारणाएं जो दूसरों ने कभी नहीं सुनी हैं, जब तक कि सेलेना उसे हिरन के इलाज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद नहीं दिलाती। एक हफ्ते बाद क्लिनिक के बाहर अराजकता फैल गई। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई,
सभी डॉक्टर से अपने पालतू जानवरों को बचाने की मांग कर रहे थे। थका हुआ और अभिभूत ओजिन इस हंगामे में शामिल हो गया, यह कहते हुए कि वह अब ऐसे नहीं रह सकता और वर्ग क्रांति का आह्वान करता है। हमारा लड़का भीड़ को डॉयल के महल की ओर ले जाता है, दुर्व्यवहार किए गए जानवरों के लिए न्याय की मांग करते हुए बैरन के खिलाफ आरोप लगाता है, जब तक कि बैरन के गार्ड नहीं आते। जब वे हमारे नायक की तलाश करते हैं तो वह बुदबुदाता है कि उनकी खुफिया जानकारी डरावनी तेज है और आगे बढ़ता है, अपना नाम बताता है। उसके आश्चर्य के लिए गार्ड झुकते हैं और सम्मानपूर्वक उसे महल तक ले जाते हैं। अंदर उसे एक विशाल ब्लडफैंग भेड़िया फर्श पर पड़ा मिलता है, गंभीर रूप से घायल। बैरन डॉयल उसके बगल में खड़ा है, मायूस। ओजिन से अपने प्यारे पालतू जानवर को बचाने की भीख मांगता है, बदले में कुछ भी देने का वादा करता है। हमारा हीरो और सेलिना वहां बिल्कुल सुन्न खड़े हैं, उस जीव को देखकर उनके होश उड़े हुए हैं जिसने इतनी तबाही मचाई थी। पूरे एक हफ्ते तक जानवरों के हमलों के बाद गांव के लोग इकट्ठा होकर कानाफूसी कर रहे हैं कि पश्चिमी जंगल में कोई जादुई जीव देखा गया है। अफवाहें ये हैं कि जिस भेड़िए को गांव से निकाला गया था उसे मार दिया गया है और अब एक विशाल आदमखोर राक्षस जंगल में घूम रहा है, जो जानवरों के बाद अब इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। पूरी भीड़ में डर का माहौल है। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि अब गांव का बचना नामुमकिन है और वो नीचे की बस्तियों में भागने की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि फालतू में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैरन डॉयल ने उस राक्षस को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो जिक्र कर रहे हैं कि जंगल में एक बड़ा जाल बिछाया गया है और सैनिक दिन रात वहां पहरा दे रहे हैं। गांव वाले बैरन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो उसकी छत्रछाया में बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारा हीरो ये सब सुन रहा है, पर उसे अच्छी तरह पता है कि असलियत कुछ और ही है। उसे याद आता है कि उसने बैरन को रोते हुए और अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए देखा था कि उस राक्षस को पकड़ो जिसने उसके बच्चे पर हमला किया, जबकि उसके नौकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे और चुपचाप मामला दबा रहे थे। ओजिन को ये सब अपनी दुनिया के मीडिया मैनिपुलेशन जैसा लग रहा है। सेलिना उसके पास खड़ी है और उसके चेहरे पर शक के भाव साफ देख सकती है। ओजिन सोचता है कि क्लिनिक में लाए गए ज्यादातर घायल जानवर पूर्वी जंगल के पास पकड़े गए थे, जो गांव के करीब है, जबकि बैरन के भेड़िए वाली घटना पश्चिमी जंगल की गहराई में हुई थी। इसके बावजूद बैरन के आदमी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ पश्चिमी जंगल में ही तलाशी ले रहे हैं और पूर्वी हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। सेलिना को भी ये बात काफी अजीब लगती है। वैसे भी गांव वाले पश्चिमी जंगल में कदम रखने से डरते हैं, क्योंकि उसे भुतहा माना जाता है। जब वो ये चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी कांच की वर्कशॉप से एक आदमी उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि ओजिन ने जो सिरिंजेस ऑर्डर की थीं वो तैयार हैं। ये कांच को फूंककर बनाई गई हैं। ये खास रिइंफोर्स्ड कांच है जिसमें अल्बेरियम पाउडर मिलाया गया है ताकि ये गर्मी और झटकों को झेल सके। हमारा हीरो उन्हें गौर से देखता है और कारीगरी से काफी प्रभावित होता है। वो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी वाकई कमाल की है, खासकर ये सोचकर कि ये सब हाथों से बनाया गया है। कारीगर बताता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल काम था और वो अब और ज्यादा नहीं बना पाएगा। ओजिन उसे अच्छे खासे पैसे देता है और उस आदमी की झिझक के बावजूद उसके साथ एक पार्टनरशिप पक्की कर लेता है। धीरे धीरे क्लिनिक में कई नए उपकरण और मशीनें आ जाती हैं। रेनोवेशन का काम शुरू होता है और सेलिना जब वहां का लेआउट देखती है तो हैरान रह जाती है कि सब कुछ कितना व्यवस्थित और मॉडर्न है। ओजिन मन ही मन सोचता है कि अब जाकर ये एक असली अस्पताल जैसा लग रहा है। एक दिन एक आदमी जड़ी बूटियों की गठरियां लेकर आता है। वो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां दिखाता है जिनके असर चौंकाने वाले हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्हें खाने या सूंघने से गहरी नींद आ जाती है। कुछ पेट दर्द ठीक करती हैं तो कुछ खांसी रोकती हैं। एक जड़ी बूटी तो एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। ओजिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इनके फायदे तो चमत्कारी हैं। कुछ के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। वो बड़बड़ाता है कि उसकी अपनी दुनिया में भी ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। जब सेलिना उसके इस शक का मजाक उड़ा रही होती है, तभी अचानक एक लड़की भागती हुई आती है और ओजिन से कहती है कि जल्दी चलो, राक्षस पकड़ा गया है। जंगल में सैनिक, शिकारी कुत्ते और बैरन डॉयल उस टूटे हुए जाल के पास जमा हैं। पेड़ों के बीच से एक दहाड़ने जैसी आवाज गूंज रही है। सैनिक आगे बढ़ते हैं और दावा करते हैं कि राक्षस को कोने में घेर लिया गया है। जैसे ही हमारा हीरो वहां पहुंचता है, एक परछाई नजर आती है, लेकिन सामने जो निकलता है वो एक छोटी सी बिल्ली है जो गुस्से में रो रही है। सब सन्न रह जाते हैं। सैनिक हिचकिचाते हैं क्योंकि वो देखने में एक मामूली गली की बिल्ली जैसी लग रही है, लेकिन बैरन अपनी बात पर अड़ा रहता है कि यही वो जीव है जिसने उसके भेड़िए को डराया था। वो उसके पंजों और दांतों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये कोई मामूली बिल्ली नहीं बल्कि शैतान है।
ओजिन को समझ आता है कि सैनिक सीरियस हैं क्योंकि वो बिल्ली पर जाल फेंक देते हैं। वो जानवर तड़पता है और रोता है, जबकि बैरन हंसते हुए उसे जिंदा जलाने का हुक्म देता है। हमारा हीरो इसका विरोध करता है, लेकिन बैरन जिद करता है कि इसे सरेआम फांसी देने के लिए घसीटकर ले जाया जाए। उस डरे हुए जानवर को देखकर ओजिन को अपनी दुनिया का वो आदमी याद आता है जो एक घायल बिल्ली को उसके क्लिनिक लाया था। उस आदमी ने बताया था कि वो उसे मार्केट एरिया में खाना खिलाता था, पर किसी ने उस पर हमला कर दिया। ओजिन ने ऐसे लोगों को दानव कहा था क्योंकि वो जानवरों पर अत्याचार करने वालों से सख्त नफरत करता है। वापस प्रेजेंट में बिल्ली जाल फाड़ देती है और सैनिक घबराकर फिर से उसे पकड़ने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी ओजिन को एक आइडिया आता है। वो चिल्लाकर सबको अपना मुंह और नाक ढकने के लिए कहता है और बिल्ली के माथे की तरफ इशारा करता है। उसके माथे पर एम अक्षर जैसा एक निशान हल्का सा चमक रहा होता है। वो घोषणा करता है कि ये एक महान दानव का चिन्ह है, वो जो पूरी दुनिया में प्लेग महामारी लाता है। गोना का चिन्ह, महान महामारी का दूत। ओजिन दावा करता है कि ये बिल्ली असल में एक राक्षस है और साक्षात महामारी का रूप है। वो कहानी करता है कि ये संक्रमण पहले चूहों में फैला, फिर इस बिल्ली ने उन संक्रमित चूहों को खा लिया और उनकी काली जादुई शक्ति को सोख लिया, जिससे ये बीमारी की एक खतरनाक वाहक बन गई। ओजिन के मुताबिक ये बिल्ली आने वाली तबाही की जड़ है। वो चेतावनी देता है कि अगर ये बीमारी फैली तो आधी आबादी खत्म हो जाएगी। जो लोग बिल्ली को मारने पर तुले थे वो अब उसकी बातें सुनकर सन्न हैं। सैनिक उसके दावे का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि बैरन डॉयल भी सच जानने के लिए दबाव डालता है और ओजिन की कहानी पर शक करता है। इसके बावजूद ओजिन अपनी बात पर डटा रहता है। उसे अपनी दुनिया का वो समय याद आता है जब एक ऐसी ही महामारी से जंग लड़ी गई थी जहां हर तरफ मास्क, डर और अफरातफरी थी। वो जोर देकर कहता है कि इस जीव में राक्षसी ऊर्जा हो सकती है, लेकिन ये अभी इतनी छोटी है कि इसे दबाया जा सकता है। वो ये भी झूठ बोलता है कि उसकी दुनिया में इसका इलाज ढूंढ लिया गया था और यहाँ भी ये मुमकिन है। वो सेलिना की तरफ देखता है और उम्मीद करता है कि वो उसका साथ देगी। सेलिना बहुत ही शांत तरीके से कहती है कि अगर इस बिल्ली का खून और सही जड़ी बूटियां मिलें तो इलाज बनाया जा सकता है। बाहर से शांत दिखने वाला ओजिन अंदर से डरा हुआ है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। सैनिक इस कहानी को बेवकूफ़ी बताते हैं, लेकिन तनाव बढ़ने से पहले ही बैरन ओजिन को 1 हफ्ते का समय दे देता है। इस समय में उसे उस जीव को ठीक करना होगा और उसे महल में पेश करना होगा, जिसके बाद बिल्ली को सरेआम मार दिया जाएगा। क्लिनिक वापस आकर ओजिन राहत की सांस लेता है और सेलिना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कितनी बखूबी उसका साथ दिया। सेलिना जवाब देती है कि उसने झूठ नहीं बोला था। टेक्निकली उस जीव और मैंड्रेक की जड़ों से इलाज बन सकता है, पर उसके लिए सैकड़ों जड़ों की जरूरत होगी। वो पूछती है कि वो उस जानवर को क्यों बचाना चाहता है और चेतावनी देती है कि एक बार ये होश में आया तो इसकी ताकत को संभालना नामुमकिन हो सकता है। ओजिन समझाता है कि ये बिल्ली गांव पर हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो जानवरों की चोटों के रिकॉर्ड दिखाता है और बताता है कि घावों का साइज और शेप उस बिल्ली के पंजों से मेल नहीं खाते। पैटर्न बताता है कि हमलावर कोई और ही शिकारी है। सेलिना को तुरंत सच समझ आ जाता है। बैरन डॉयल का भेड़िया मैग्मा ही असली गुनहगार था और बिल्ली ने सिर्फ अपना बचाव किया था। ओजिन सहमत होता है, लेकिन उसे ये बात खटकती है कि जिस बैरन ने पहले मैग्मा के हमलों को छिपाया था, वो अचानक किसी और जानवर पर इल्जाम लगाकर शिकार क्यों शुरू कर रहा है। उसे शक है कि ये शिकार सिर्फ एक दिखावा है और असली टारगेट ये बिल्ली ही है। सेलिना कहती है कि शायद इसीलिए बैरन इसे मारने के बजाय जिंदा पकड़ना चाहता था और इसीलिए उसने ओजिन के कच्चे पक्के झूठ को इतनी आसानी से मान लिया। सेलिना का उसके झूठ को कच्चा कहना ओजिन को थोड़ा चिढ़ा देता है, लेकिन फिर उसका ध्यान बिल्ली के जख्मों पर जाता है। उसके माथे का निशान कोई मामूली चोट नहीं है और उसके पैरों के पुराने निशान बताते हैं कि वो लंबे समय से तकलीफ झेल रही है। वो ठान लेता है कि वो इस जीव के अतीत का सच जानकर रहेगा। सेलिना उसे गौर से देखती है और महसूस करती है कि ओजिन वैसा लालची और बेपरवाह डॉक्टर नहीं है जैसा वो सोचती थी। जिस तरह से वो बिल्ली को संभाल रहा है उसमें एक अलग ही नरमी है। तभी अचानक ओजिन उस बिल्ली को गले लगा लेता है और अपना चेहरा उसके बालों में छिपाकर कहता है कि ये कितनी सॉफ्ट और गर्म है। ये देखकर सेलिना के मन में जो अच्छी इमेज बनी थी वो तुरंत गायब हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ओजिन बस एक पागल इंसान है। वहीं पास में रखा मैंड्रेक जलन के मारे सुलगने लगता है। अगली सुबह क्लिनिक के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और उन आवाजों को सुनकर डर और हैरानी के साथ कानाफूसी करने लगते हैं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं कि हमारा हीरो एक राक्षस से लड़ रहा है और महामारी के स्रोत को शुद्ध कर रहा है। कुछ ही घंटों में लोगों की नज़रों में वो एक लेजेंड, दूसरी दुनिया का एक जादूगर बन जाता है। भीड़ उसका नाम जपने लगती है और किम ओजिन
को महान जादूगर का खिताब दे देती है। अंदर ओजिन इस शोर शराबे से बेखबर बिल्ली को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसके चेहरे को नोच लेती है। बिल्ली का गुस्सा उसे थोड़ा परेशान करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो पहले से छोटी दिख रही है। सेलिना बताती है कि पिछले 3 दिनों में उसका साइज और वजन दोनों कम हुए हैं और उसे लगता है कि इसकी राक्षसी ऊर्जा खत्म हो रही है। ओजिन का मानना है कि वो बस भूखी है। भूख की वजह से उसे गुस्सा आ रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा और जल रही है और वो एक साइकिल में फंस गई है। जैसे ही ओजिन कोरोरो नाम के राक्षसी स्नैक की इच्छा करता है, उसके सीने में तेज दर्द होता है। उसके गले में मौजूद ड्रैगन का नेकलेस चमकने लगता है और उसमें से रोशनी निकलती है जो एक चॉकलेट जैसे ट्रीट में बदल जाती है। वो स्नैक सीधा बिल्ली के मुंह में जाता है और वो मज़े से उसे चबाने लगती है। ओजिन राहत की सांस लेता है और उसे प्यार से खिलाना जारी रखता है, जबकि सेलिना ये सब देखकर दंग रह जाती है। जैसे ही बिल्ली खाती है, उसके माथे का निशान हल्का सा चमकने लगता है। सेलिना एकदम से जम जाती है, उसे सब कुछ समझ आने लगता है। उनके सामने जो जीव है वो कभी सिर्फ एक बिल्ली थी ही नहीं। मोनोसिरोस यानी सींग वाला शेर, एक ऐसा पौराणिक जीव जिसका राज तब चलता था जब ड्रैगन गायब हो गए थे और दुनिया में माना की लहर उठी थी। उन्हें पवित्र माना जाता था। उनके सींग बंजर जमीन को पानी से भर देते थे और अंधेरे को रोशनी में बदल देते थे। उनके दिल में माना पैदा करने की चमत्कारी शक्ति थी और माथे का सींग उस ऊर्जा का जरिया था। लेकिन जिसने भी उन्हें छूने की जुर्रत की, उसकी मौत निश्चित थी। महान माना अकाल के बाद उनकी प्रजाति कम हो गई, जिससे उन्हें जिंदा रहने के लिए छोटे जानवरों का रूप धारण करना पड़ा। कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपनी शाही शान नहीं खोई और उन्हें इंसानों द्वारा कभी पालतू नहीं बनाया जा सका, सिवाय एक हस्ती के, स्पिरिट ऑफ हीलिंग। क्लिनिक में छोटी बिल्ली आखिरकार पोटी कर देती है और ओजिन राहत महसूस करते हुए उसकी तारीफ करता है और उसे चोरो खिलाता है। सेलिना ये सब देखकर सोचती है कि क्या उस जीव को उस राक्षसी ट्रीट का लालच देना वाकई सही है। उसी रात बैरन डॉयल की हवेली में एक जासूस उसे रिपोर्ट करता है कि बिल्ली बहुत आज्ञाकारी बनकर खाना खा रही है और हमारा हीरो उसे एक बच्चे की तरह अपनी बाहों में थामे रहता है। बैरन डॉयल के मन में खलबली मची हुई है, वो शक से भरा हुआ है। तभी उसके सैनिक उसके बगल में घुटनों के बल बैठते हैं और उसे कुछ बताने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर साफ लग रहा है कि वो डरे हुए और घबराए हुए हैं। वे उसे उस शैतानी शेर और उस फैली हुई प्लेग की अफवाहों के बारे में आगाह करते हैं। उनका कहना है कि यह जीव कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि कुछ और ही बला है। वे पुरानी बातें याद करते हुए कहते हैं कि आज तक कोई भी इंसान एक मोनोकारोस को पालतू नहीं बना पाया है, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब वो मरणासन या कमज़ोर हालत में हो। सबसे डरावनी बात जो वो बताते हैं वो ये है कि अगर हालात बिगड़े तो इन जीवों के शरीर के अंदर की माना सड़कर जहर बन सकती है, जिससे वे चलते फिरते बम में तब्दील हो सकते हैं। उनकी ताकत इतनी भयानक है कि वे पूरे के पूरे देश को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। ये सब सुनकर बैरन डॉयल काफ़ी बेचैन हो जाता है। उसे ओजिन की कही वो बातें याद आने लगती हैं जिसमें उसने एक ऐसी महामारी का जिक्र किया था जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह खत्म कर दिया था, एक ऐसी जंग जिसे इंसानियत ने सालों तक लड़ा था। उसे यह बात भी याद आती है कि किस्से कहानियों के हिसाब से मोनोकारोस कभी भी इंसानों के हाथ से दिया गया खाना स्वीकार नहीं करते, वे उसे पूरी तरह ठुकरा देते हैं। बैरन अब सोचने लगा है कि क्या हमारे हीरो को कुछ ऐसी बात पता है जो बाकी दुनिया से छिपी हुई है। अगली सुबह क्लिनिक में जबरदस्त चहल पहल है, जैसे वहां काम का अंबार लगा हो। नया असिस्टेंट पियो रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए अगले मरीज को चेकअप रूम के अंदर बुलाता है। पूरा माहौल एकदम जीवंत और व्यवस्थित लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक प्रोफेशनल क्लिनिक को होना चाहिए। इसी बीच सेलेना एक शोर मचाने वाले मरीज को बुरी तरह डांट रही है, जिसका जानवर एक जगह टिकने का नाम ही नहीं ले रहा। सेलेना की चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है और अचानक गुस्से में आकर उसने अपनी जादुई ताकत से उस हंगामे को शांत कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ओजिन यह सब देख रहा है और वह तब पूरी तरह डर गया जब सेलेना ने वही जादू एक दूसरे ग्राहक पर भी दोहरा दिया, जिससे क्लिनिक के अंदर अफरातफरी मच गई। फिर बिना किसी पूर्व सूचना के सेलेना अचानक आधे दिन की छुट्टी मांगती है और एक बार फिर कहीं गायब हो जाती है। बाद में हमारे हीरो को उसके हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिसमें उसने बिना किसी परमिशन के अपनी गैर मौजूदगी का ऐलान कर रखा है। उस नोट की घटिया लिखावट देखकर ओजिन का पारा और चढ़ जाता है। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि असली जानवरों के डॉक्टर भी कभी इतना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव नहीं करते। उसे मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए वह पास ही मौजूद अपनी जान पहचान वाली पियो को आवाज देता है और उससे थोड़े समय के लिए हाथ बंटाने को कहता है। पर पियो तो उम्मीद से कहीं ज्यादा टैलेंटेड निकली। वह बड़े ही शानदार तरीके से ग्राहकों को संभाल रही है,
भारी सामान उठा रही है और पूरे क्लिनिक में जोश के साथ अनुशासन बनाए हुए है। उसकी मेहनत और काम करने के तरीके को देखकर ओजिन इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसके मन में उसे परमानेंट नौकरी पर रखने के विचार आने लगते हैं। काम की इसी भागदौड़ के बीच ओजिन को कुछ अजीब महसूस होता है। क्लिनिक, जहां आम तौर पर जानवरों का शोर शराबा लगा रहता था, वहां अचानक एकदम सन्नाटा छा गया है। अगली सुबह इस रहस्य से पर्दा उठता है जब एक पुराना मरीज वापस लौटता है। ओजिन उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वह जीव जिसका वजन मुश्किल से आधा किलो हुआ करता था, अब 10 गुना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लगभग एक छोटे कुत्ते के बराबर। उसे इतनी बड़ी हालत में देखकर ओजिन खुद से ही सवाल करता है, क्या यह हैमस्टर से पांडा बन गया है? तभी उस हैमस्टर का मालिक ओजिन की बात काटते हुए उसे सही करता है और कहता है कि भाई, यह फ्लॉपर डॉग है। तब जाकर हमारे हीरो को समझ आता है कि इस दुनिया में हैमस्टर को किसी और नाम से पुकारा जाता है। मालिक ओजिन की शक्ल देखकर थोड़ा चकरा जाता है और उससे पूछता है, क्या आपको पता भी है कि फ्लॉपर क्या होता है? ओजिन अपनी बात को संभालने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी पियो बड़ी चालाकी से बीच में आती है। वह बड़े आराम से समझाती है कि ओजिन असल में किसी दूसरी दुनिया से आया है, इसीलिए वह अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है और शायद इसीलिए उसकी मेडिकल नॉलेज यहाँ के लोगों से इतनी ज़्यादा एडवांस है। मालिक यह सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और मान लेता है कि ओजिन ने पक्का विदेश अब्रॉड में पढ़ाई की होगी। पियो की इस समझदारी और वफादारी को देखकर ओजिन इतना खुश और गदगद हो जाता है कि वह तुरंत उसे परमानेंट स्टाफ के तौर पर नौकरी पर रख लेता है। इसके बाद ओजिन वापस पिंग पिंग की तरफ मुड़ता है और उसके विशाल शरीर की जांच करने लगता है। देखने में तो वह जीव एकदम तंदुरुस्त लग रहा है, लेकिन उसका अजीब रंग और इतना बड़ा साइज कई सवाल खड़े कर रहा है। ओजिन अंदाजा लगाता है कि शायद इसने किसी तरह का ग्रोथ मैजिक सोख लिया है। तभी बगल में बैठी बिल्ली को पिंग पिंग को मिल रही अटेंशन से जलन होने लगती है। जलन के मारे वह जोर से उछलकर हैमस्टर पर झपट्टा मारती है, पर जैसे ही बिल्ली उसे छूती है, एक गजब का चमत्कार होता है। पिंग पिंग अचानक 3 एक जैसे हिस्सों में बंट जाता है। अब वहां एक नहीं बल्कि 3 पिंग पिंग खड़े थे। क्लिनिक में मौजूद हर शख्स पत्थर बन गया। ओजिन का दिमाग चकराने लगा। वह मन ही मन चीख रहा था कि यह तो फिजिक्स के हर कायदे और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। आखिर कोई जीव ऐसे कैसे बच सकता है? मालिक तो खुशी के मारे पागल ही हो गया। वह उन तीनों नन्हे जीवों को गले लगा लेता है और भावुक होकर कहता है कि इतने सालों के अकेलेपन के बाद आखिर पिंग पिंग को अपनी फैमिली मिल ही गई। पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि उनमें से एक छोटा वाला हिस्सा बिजली की फुर्ती से कमरे के दूसरी तरफ भाग निकलता है। बस फिर क्या था, पूरे क्लिनिक में उन्हें पकड़ने की ऐसी भागदौड़ शुरू होती है कि सब उथल पुथल हो जाता है। उनकी छोटी बॉडी उन्हें इतनी रफ्तार देती है कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा था, जिससे अफरातफरी और बढ़ जाती है। तभी अचानक से सेलेना की एंट्री होती है, जैसे वो कहीं से टपक पड़ी हो। उसने बिना किसी खास मेहनत के बड़ी सटीकता से तीनों को दबोच लिया, 2 को अपने हाथों में और 1 को तो अपने दांतों के बीच दबा लिया। वह ऐलान करती है कि ये असल में ब्लूप्स हैं। जब ओजिन उनके बारे में और पूछताछ करता है, तो मालिक साफ साफ बताता है कि उसे यह जीव उसके पिता ने तोहफे के तौर पर दिया था। उसे इसकी असली पहचान या इसके पीछे के जादू का जरा भी अंदाजा नहीं था। मामला पेचीदा देखते हुए सेलेना फैसला करती है कि वह इन्हें अपनी निगरानी में रखेगी। वह मालिक को भरोसा दिलाती है कि इन नन्हे जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ओजिन अपनी बात को वजन देते हुए कहता है कि यह क्लिनिक किसी भी तरह के अनैतिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता और यहाँ गार्जियन की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हालांकि मन ही मन वो खुद से ही सवाल कर रहा है कि भाई, मैं इतना ज्ञान क्यों झाड़ रहा हूँ। उसी शाम सेलेना एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि ये ब्लूप्स कोई कुदरती जीव नहीं है, बल्कि इन्हें सालों पहले एक सन की जादूगर ने लैब में तैयार किया था। हमारे हीरो के तो होश ही उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि पागल साइंटिस्ट इस दुनिया में भी पाए जाते हैं। सेलेना उसे समझाती है कि वो जादूगर पूरी तरह बुरा नहीं था, बस उसका रास्ता थोड़ा भटक गया था। उसने ये चीज़ें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई थीं, भले ही ये अब थोड़ी अस्थिर हो गई हैं। ओजिन को याद आता है कि ब्लूप्स तो 1 सदी पहले ही गायब हो जाने चाहिए थे, और इतने लंबे समय बाद एक को सामने देखकर वो दंग रह गया। बातों बातों में उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो मजेमजे में सेलेना से पूछ लेता है, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? तक इससे पहले कि सेलेना कोई जवाब दे पाती, पास ही रखे स्कूंजा के अंदर से गड़गड़ाहट जैसी अजीब आवाजें आने लगती हैं। ओजिन फिक्रमंद होकर उसकी तरफ मुड़ता है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। दरवाजे के पीछे से एक सैनिक की कड़क आवाज गूंजती है, बैरन डॉयल पधारे हैं। जैसे ही लॉर्ड बैरन क्लिनिक के अंदर कदम रखता है, वो सीधा ऐलान करते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल कर रहेंगे। यह सुनते ही ओजिन के हाथ पांव फूलने लगते हैं और वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है।
उसे तैयारी करने का जरा भी मौका नहीं मिला था और मुसीबत अब उसके सामने खड़ी थी। ओजिन का पिछला सारा समय बस उस जीव की देखभाल करने में ही निकल गया था। चेहरे पर एक घबराहट भरी मुस्कान लिए हमारा हीरो बड़े ही सलीके से उस रईस बैरन का स्वागत करता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार सेलेना की तरफ जा रहा है, जो उसे इस मुसीबत में अकेला छोड़कर पहले ही रफूचक्कर हो चुकी है। बैरन धम से कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे शिष्टाचार और दुआ सलामी में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि वह चाय का ऑफर भी ठुकरा देता है और सीधे मुद्दे पर आते हुए उस मॉन्स्टर को दिखाने की डिमांड करता है। ओजिन थोड़ा हिचकिचाता है और हकलाते हुए कहता है कि इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है, पर बैरन बड़ी बेरुखी से जवाब देता है, अगर क्लिनिक खुला है तो इसका मतलब है कि इलाज खत्म हो चुका होगा। जब ओजिन को और कुछ नहीं सूझा तो उसने मौके पर ही एक मनगढ़ंत और बेतुकी कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि झाड़फूंक के दौरान एक भयंकर गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उसके और उस बिल्ली के बीच एक रहस्यमयी छाप बन गई है। अब वे दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुके हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। बैरन के आदमी एक दूसरे को शक भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं कि यह डॉक्टर पक्का पागल हो गया है, जो यह सोच रहा है कि कोई भी ऐसी बकवास बात पर यकीन कर लेगा। जब ओजिन को लगा कि उसकी कहानी की धज्जियां उड़ रही हैं, तो उसने अपनी चाल बदल दी। उसने सीधे बैरन की आंखों में देखकर सवाल दागा, आपने अपने महल के काल कोठरी में एक दूसरी काली बिल्ली को कैद करके क्यों रखा है? इस अचानक हुए हमले ने बैरन को हिलाकर रख दिया। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। ओजिन ने दबाव और बढ़ाते हुए आरोप लगाया कि बैरन असली बिल्ली को एक मासूम बिल्ली से बदलने की साजिश रच रहा है। बैरन गुस्से से लाल पीला हो गया और अपना बचाव करते हुए कहने लगा कि गांव में जो जानवरों के हमले हो रहे हैं वो सुंजा की वजह से नहीं, बल्कि ओजिन की अपनी लापरवाही की वजह से हैं। पर हमारा हीरो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया और दावा किया कि असली गुनहगार तो खुद बैरन का अपना पालतू भेड़िया है। सबूत के तौर पर उसने बैरन के सामने एक मेडिकल चार्ट पटक दिया। उन कागजों पर जख्मों के जो निशान थे वे बैरन के भेड़िए के पंजों से हूबहू मेल खाते थे। लेकिन बैरन का एक आदमी झपट्टा मारकर उन दस्तावेजों को छीन लेता है और सबके सामने उनके चिथड़े चिथड़े कर देता है। वह ओजिन का मजाक उड़ाने लगता है और हमारा हीरो बेबसी में सिर्फ अपने दांत पीस कर रह जाता है। वह मन ही मन इस दुनिया को कोस रहा था कि काश यहाँ भी डिजिटल रिकॉर्ड्स होते तो ये लोग सबूत ऐसे मिटा न पाते। तभी माहौल और बिगड़ गया। बैरन का एक गुंडा ओजिन को धक्का देकर किनारे कर देता है और सीधे सुंजा के पिंजरे की ओर बढ़ता है। बिल्ली गुस्से में फुफकारती है और उस घुसपैठिए पर अपने पंजों से हमला कर देती है। ओजिन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। अगर उसने इस वक्त स्टील कैरियर समन किया तो उसका राज खुल जाएगा और हथियारों की जरा सी भी झलक मामले को और बिगाड़ देगी। उसने अपने गले में लटके पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। वह कशमकश में था कि क्या इसकी जादुई ताकत का इस्तेमाल करना सही होगा, क्योंकि वह जानता था कि एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता है। इससे पहले कि ओजिन कोई फैसला ले पाता, दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। कई सारे एल्व्स अंदर दाखिल होते हैं, जिनकी लीडर खुद सेलेना है और उसके साथ सफ़ेद लंबे बालों वाला एक कद्दावर आदमी है। उस अजनबी की आवाज़ में इतनी धमक थी कि उसने सबको तुरंत पीछे हटने का हुक्म दिया। बैरन उसे देखते ही पहचान गया। उस शख्स के माथे पर वर्ल्ड ट्री का निशान और मोनोसर्किल बना हुआ था। ये सब कैलियन की पहचान थे। वह वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की सुप्रीम इंस्पेक्शन एजेंसी का हेड और एथेथिरन ऑर्डर का गार्डियन था। बैरन घबराहट में हकलाते हुए उसका स्वागत करता है, लेकिन अपनी झेंप मिटाने के लिए तंज कसता है कि इतने पवित्र और ऊंचे दर्जे के लोग इस खस्ताहाल क्लिनिक में क्या कर रहे हैं। ओजिन को अपने क्लिनिक की बेइज्जती सुनकर गुस्सा तो आया, पर वह चुप रहा। कैलियन ने साफ लफ्जों में ऐलान किया कि वे यहाँ एक लुप्तप्राय डिवाइन बीस्ट की रिपोर्ट मिलने पर आए हैं। ओजिन तो बस उसे देखता ही रह गया। उसे वह शख्स इतना सुंदर और जादुई लग रहा था जैसे कोई फिल्म का कैरेक्टर पर्दे से निकलकर बाहर आ गया हो। तभी उसे असली बात समझ आई। यही वो वजह थी जिसके लिए सेलेना इतने दिनों तक गायब थी। वह ओजिन की मदद के लिए इन बड़े लोगों को लेने गई थी। जैसे ही सेलेना उस पिंजरे को कैलियन के हाथों में सौंपती है, ओजिन के दिमाग की बत्ती जलती है। उसने गौर किया कि सेलेना के कान थोड़े नुकीले थे। यह इशारा पहले भी था, पर अब साफ हो गया कि वह भी एक एल्फ है। सेलेना अपने सीनियर को आगाह करती है कि वह संभल कर रहे, क्योंकि यह बिल्ली हद से ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। कैलियन एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे सुंजा के चारों ओर नीली रोशनी का एक गोला बन जाता है। जैसे ही वह जीव बिना किसी वजन के हवा में उठने लगता है, कैलियन उसके सिर पर मौजूद जख्म को गौर से देखता है। वह भांप जाता है कि यह निशान किसी वर्ल्ड ट्री की टहनी के क्रॉस सेक्शन जैसा है। यह माना एक्सट्रैक्टर का निशान था, जो पवित्र जीवों की शक्ति को सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलियन की शांति अब गुस्से में बदल जाती है।
वह बैरन की तरफ मुड़ता है और गरजते हुए पूछता है कि क्या उसने ही सुंजा, जो कि असल में एक मोनोसेरोस है, का सींग काटा है। रईस बैरन डर के मारे कांपने लगता है। वह खुद को बेगुनाह बताने के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन जब कैलियन दबाव बढ़ाता है तो वह डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। ओजिन यह सब बड़े अचंभे से देख रहा है। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में एल्व्स की ताकत और रुतबा रईस खानदानों से भी कहीं बढ़कर है। यह नज़ारा देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। इस बीच कैलियन कहता है कि पूरी दुनिया में गिनती के ही ऐसे हथियार हैं जो एक दिव्य जीव को इतनी गहरी चोट पहुंचा सकें, और वह वादा करता है कि जल्द ही सारा सच सामने आ जाएगा। कैलियन ओजिन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस जीव की जान बचाई और ऐलान करता है कि अब से एल्व्स इस मोनोकारोस की देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही वे उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, सुंजा के शरीर से ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। बिल्ली ने जादुई बैरियर को चकनाचूर कर दिया और बिजली की रफ्तार से लपककर सीधा हमारे हीरो ओजिन की बाहों में समा गई। वह ओजिन से ऐसे लिपट गई जैसे उसे छोड़कर जाने में मौत का डर हो। यह देखकर सभी एल्व्स पत्थर बन गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक पवित्र और दिव्य जीव किसी इंसान से सुरक्षा और सुकून मांग रहा है। सुंजा ने ओजिन के गले में लटके पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। उसका छोटा सा शरीर डर से कांप रहा था। तभी कैलियन की नजरें तिरछी होती हैं और वह गहराई से उस पेंडेंट को घूरने लगता है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसने उस पेंडेंट को पहचान लिया है। कैलियन अपने साथियों की तरफ मुड़कर धीरे से बुदबुदाता है कि अफवाहें सच थीं और इसके मायने उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हमारे हीरो को उसकी इस गहरी जांच पड़ताल वाली नज़रों से अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नज़रों से होता था जब वे उसे ग्रेजुएट स्कूल के लिए भर्ती करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अब सेलेना भी उसे ऐसी नज़रों से देख रही थी जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन था। थोड़ी देर सोचने के बाद कैलियन एक बड़ा फैसला लेता है। वह सुंजा को ओजिन के भरोसे ही छोड़ने का तय करता है। वह समझाता है कि नियम के हिसाब से तो इंसान और जानवर दोनों को जांच के लिए हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए था, लेकिन सेलेना की यहाँ मौजूदगी ही उसके लिए भरोसे की काफ़ी बड़ी वजह है। सेलेना बस बेपरवाही से अपने कंधे उचका देती है, जैसे उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ही न हो। ओजिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि कोई इतना शांत और बोर कैसे रह सकता है। कैलियन एक और मंत्र पढ़ता है और हवा में एक नाजुक सा नेकलेस तैयार करता है, जिसे वह सुंजा के गले में पहना देता है। उस पेंडेंट से हल्की सी चमक निकल रही थी। यह एक ऐसी जादुई सुरक्षा थी जो सुंजा को उसके खोए हुए सींग की जगह दोबारा ताकत हासिल करने में मदद करेगी। हालांकि सुंजा उस गहने से काफ़ी चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था और बार बार छटपटा रहा था। तभी एक एल्फ समझाता है, इस जादू के अंदर एक इमरजेंसी सिग्नल भी है। अगर यह जीव कभी भी खतरे में पड़ा तो हमें तुरंत इसका पता चल जाएगा। ओजिन उनकी इस एडवांस जादूगरी को देखकर दंग रह गया। यह तो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम की तरह था। इसके बाद कैलियन एक अंगूठी निकालता है और उसे ओजिन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि यह उसकी कृतज्ञता का एक छोटा सा तोहफा है। वह बताता है कि यह अंगूठी सेलेस्टियन फैमिली के अधिकार और जादुई सुरक्षा का प्रतीक है। ओजिन झिझकते हुए उसे स्वीकार करता है। उसे आधा तो गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन आधा वह इस बात से घबराया हुआ था कि इस तोहफे के साथ उस पर न जाने कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। कैलियन बड़े प्यार से मुस्कुराता है और जिद करता है कि वह खुद अपने हाथों से यह अंगूठी ओजिन को पहनाएगा। ओजिन को यह सब थोड़ा अजीब और अटपटा लग रहा था, पर फिर भी उसने कैलियन को अंगूठी पहनाने दी। आसपास खड़े एल्व्स आपस में फुसफुसाते हुए अपनी मंजूरी देते हैं और कहते हैं कि यह अंगूठी उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। ओजिन अपनी उंगली पर चमकते हुए उस बैंड को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि वह अपनी किस्मत के किस नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। हकीकत तो यह है कि किम ओजिन पैदा होने के बाद से आज तक सिंगल रहा है, और अब उसकी जिंदगी की यह पहली अंगूठी उसकी उंगली की शोभा बढ़ा रही थी। लेकिन यह कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, एक एल्फ की दी हुई अंगूठी जो जादू से रह रहकर चमक रही थी। उस अंगूठी की चमक उसे जरूरत से ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। उसे पहनते ही ओजिन के मन में एक बेचैनी सी घर करने लगी। उसे लग रहा था कि इस तोहफे के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जो अभी तक उसे बताई नहीं गई है। आखिर यह अंगूठी सिर्फ एक तोहफा है या फिर किसी बहुत बड़े जाल की शुरुआत?